और एक चीज़ और कि एग्रीकल्चर ऐसा सेक्टर है जहाँ पे भारत ने पहले ही दूसरे देशों के साथ एफटीए करके साफ कर दिया है कि हम वहाँ पे आपके लिए दरवाज़ा नहीं खोलेंगे, लेकिन यूएस पूरी कोशिश करेगा कि एग्रीकल्चर के लिए दरवाज़ा खोले। बीच का रास्ता धीरज कौल साहब क्या हो सकता है ट्रंप के चश्मे से देखा जाए तो? शुभमय साहब आपके पास आता हूँ। देखिए देखिए, क्विकली एक पॉइंट दूँगा कि आपको मैं कंपैरिज़न के लिए नंबर्स देना चाह रहा था। अगर हमारे आप छोटे फार्म्स देखें, वो बहुत ही छोटे होते हैं। मतलब उसमें जैसे मेरा फार्म है 50 एकड़ का, आई एम नॉट वर्किंग ऑन इट, किसी को सब्सिडी में दे दिया, मुझे भी $7,000 प्रति ईयर मिलेगा। कैन यू हियर मी? और जो रियल बड़े फार्म्स हैं, वो तकरीबन 20,000 से $80,000 सब्सिडी में मिलते हैं, और 60% फार्म की जो इंश्योरेंस है, वो गवर्नमेंट पे करती है। तो अगर आप प्रॉपर इसका सेक्टर देखें, तो तकरीबन $44 बिलियन की सब्सिडीज़ फार्मर्स को मिलनी इस साल 2026 के लिए एंटिसिपेटेड है। और एक औसतन फार्मर जो है 466 एकड़ रखता है जमीन, अगर आप पकड़ें जो रियल फार्मर्स हैं, और उसके कंपैरिजन में भारत 3.5 एकड़ है। अगर आप नंबर्स देखें 2026 के, तो कंपेयर ही नहीं कर सकते। कंपटीशन का सवाल ही नहीं उठता, जैसे मैम ने बताया और उनसे पहले पैनलिस्ट ने बताया। तो ये तो इंडस्ट्री को ही डिस्ट्रॉय कर देगा, और वोटर बैंक रूरल एरिया से आता है। इट्स अ सुसाइडल मूव फॉर एनी गवर्नमेंट। जो सवाल आप पूछ रहे थे कि मुझे लगता है ये इसको कुछ स्टेप्स में ब्रेक करना पड़ेगा। हमारी भी कंपल्शंस हैं यूएस की, और अभी जैसे आपने ऑयल पे बात करी, अगर इरानियन ऑयल खुल जाता है, तो अभी फिलहाल ब्रंट क्रूड के अगर आप फ्यूचर्स देखें तो $75 to $80 प्रति बैरल है। ईरानियन ऑयल खुलने के बाद मुझे लगता है न्यू नंबर्स बिटवीन 67 एंड $75 प्रति बैरल आएगा, जो ग्रोथ इकोनॉमी के लिए ऑक्सीजन है। हमें भी उसकी बहुत जरूरत है। हमारे पंप्स के ऊपर भी अभी भी तकरीबन 30% ऑयल प्राइसेस आर अप। इंडिया में उतना नहीं बढ़ा हुआ, लेकिन मुझे लगता है इसको ब्रेक करना पड़ेगा इन्हें फेजेस के अंदर, क्योंकि इंडिया ने बहुत पॉइंट्स पे क्लियरली बोला है, रेड लाइन इज एग्री एंड फार्मा, और वो वेरी मच अंडरस्टैंडेबल है। लेकिन जो आईटी सेक्टर का पुश है, वो काफी स्ट्रांग है यहाँ पे, क्योंकि आज की डेट में अगर आप तो फाइनेंस चैनल आप देखें, तो दुनिया भर के जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, वो एक तो वियतनाम में बहुत पैसा पोर कर रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर ग्रोथ स्टोरी, और सेकंडली यूएस में पैसा खींच के आ रहा है इन्वॉल्वमेंट। अभी रिसेंटली भारत ने भी लोन लिया है ताकि डॉलर्स भारत में बढ़े। लेकिन मुझे जो दिखाई दे रहा है, इसको ब्रेक करना ही पड़ेगा, वरना ये स्टेलमेट में फंस जाएंगे। और यहाँ पे जो हमारे मिड टर्म नवंबर में आ रहे हैं, उसके लिए गुड न्यूज़ का एक बुके ट्रंप तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हरमूज पे क्या हुआ हमारे सबके सामने है। तो कहीं ना कहीं आज की डेट में, मैं कैलिफोर्निया में हूँ, यहाँ पे वोटर बार बार यही सवाल पूछ रहा है। और अब मागा वोटर बैंक में जो उनका 100% सपोर्ट था, आज से कुछ हफ्ते पहले हमने आप ही के शो पे बताया था, वो 80% है। अब जो लेटेस्ट आ रहा है, वो 72% के करीब उनका हार्डकोर वोटर बैंक रह चुका है। स्विंग वोटर्स निकल चुके हैं। तो उनको एक गुड न्यूज देनी ही पड़ेगी ट्रेड डील्स की। और भारत एक बहुत बड़ी मार्केट है, और यहाँ की इंडस्ट्री जो एआई के अंदर हम लोग एक नेक्स्ट लेग रखना चाहते हैं, उसमें भारत के बगैर उसको प्रॉपरली एनकैश करना मुझे बहुत मुश्किल दिख रहा है। इसीलिए आप देखेंगे इस ट्रेड डील में मुझे जो दिखाई दे रहा है, वो H1B पे भी लेवरेज कुछ हद तक भारतीय मूल के लोगों को मिलने वाला है, क्योंकि वो एक बड़ा स्टिकिंग पॉइंट है। क्योंकि मैं सिलिकॉन वैली में बैठा हूं, मेरे बहुत मित्र फाउंडर्स हैं, बहुत सारे मित्र एआई के स्टार्टअप्स के अंदर हैं। 60% मैन फोर्स अगर आज आप उठा के देख लीजिए सिलिकॉन वैली की, वो भारतीय मूल के लोग हैं, जो भारत से आए हैं पढ़कर। आज की डेट में अगर आप उठाएंगे, आईआईटी डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के आए हुए हैं जो स्टार्टअप वर्ल्ड में, अगर वैसे देखें तो 35% के करीब है। और फिजिशियंस हर चौथा, मैं मेडिकल डॉक्टर हूं, हर चौथा भारतीय मूल का बंदा है। तो कहीं ना कुछ एक पॉजिटिव न्यूज भारत और यूएस के जो तनाव थे उसके अंदर मुझे लग रहा है यहां से जो पुश आ रहा है वो आपको दिखेगा। और ये मत भूलिए कि कैलिफोर्निया स्टेट जो कि बिल्कुल डेमोक्रेट रही है, उसमें रिपब्लिकन पार्टी का एक नया चेहरा खिल के बाहर आ रहा है। उसको भी पॉजिटिव न्यूज अपने वोटर बैंक को देनी पड़ेगी, जो बड़ी मात्रा में भारतीय मूल के हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं रिपब्लिकन कोर पार्टी का प्रेशर भी दिख रहा है ट्रंप के ऊपर, इस ट्रेड डील को पुश करने के लिए, जिसमें एग्री सेक्टर के भी लोग हैं, लेकिन दूसरे सेक्टर के भी लोग हैं। और कैलिफोर्निया का जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है, वो भी पुश कर रहा है कि भारत के बगैर हम चाइना को बीट नहीं कर पाएंगे, जो ऑलरेडी 19-20 का फर्क रोबोटिक्स में रह गया है, और एलएलएम के अंदर तकरीबन 17 to 20 का डिफरेंट रह चुका है, जो हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स की बात करते हैं। तो अमेरिका नीड्स इंडिया टू विन द एआई रेस, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। बिल्कुल, आपकी बात जो धीरज कौल साहब, काश डोनाल्ड ट्रंप भी समझ जाते। मैं तो थोड़ा सा, चूंकि एक महीने से दो महीने से इनफैक्ट हम लोग यूएस ईरान वॉर को देख रहे थे, तो आखिर समय तक ऐसा लगा कि
ट्रंप चाहते थे किसी भी तरीके से इस वॉर से छुटकारा मिले। हम कूद तो गए हैं इस वॉर में, लेकिन हमें इस युद्ध से बाहर निकलना है, जैसे तैसे करके निकल जाना है। अब मुझे ऐसा लगता है कि जो टैरिफ वॉर उन्होंने छेड़ा था आने के साथ ही, वो अब चाहते हैं टैरिफ वॉर से भी कैसे तैसे निकल जाए, क्योंकि आखिर खामियाजा हमें अपने कंस्टिट्यूंसी को हो रहा है। और नवंबर में जब जाएंगे मिड टर्म इलेक्शन में, तो वहां पे आपको जवाब देना पड़ेगा। ये भी एक बड़ी बेचैनी है। आप देखिए कि फरवरी में फ्रेमवर्क अनाउंस होने के बाद 3 बार बातचीत हो चुकी है यहाँ पे, दोनों देशों के बीच 2 बार लगातार आ चुके हैं। यूएसटीआर इस बार यहाँ पर आए। एक पॉइंट देना चाहूंगा क्विकली कि यहाँ पे आप ये देखिए कि हमारे जो रिपब्लिकन, ओहायो आप पकड़ लीजिए, जॉर्जिया अलग अलग स्टेट्स को उठा लीजिए, वहां पर भी जो हमारे वोटर्स हैं उनको रिपब्लिकन पार्टी ये वॉर, ईरान वॉर, हमारी वॉर के नाम पे नहीं बेच पाई। मागा वोटर बैंक भी आज बोल रहा है कि ये इजराइल की वॉर है और इसको रोकना पड़ेगा और लीश हमें नेतन्याहू पे डालनी पड़ेगी। अब वो आवाजें उठ खड़ी आ रही हैं। उसको पहले एंटी सेमिटिज्म के नाम पे दबाया जा रहा था, लेकिन अब इवन जूइश लॉबी के लोग उठ के यहां से बोल रहे हैं कि हमारे बिजनेसेस पे नुकसान हो रहा है, वर्ल्ड की इकोनॉमी हिल रही है। एट द एंड ऑफ द डे हमारे को भी बहुत फाइनेंशियल नुकसान, हर हाउस होल्ड को सर, अमेरिका के हर हाउस को $3,500 का नुकसान हुआ है इस वॉर पे, हर एवरी सिंगल हाउस होल्ड। डायरेक्ट नंबर से वही मैं कह रहा हूँ, $450। वॉर पे हम लोग चर्चा भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से वॉर से उनके कंस्टिट्यूएंसी को नुकसान हुआ, किसी भी तरीके से वॉर से निकलने की कोशिश ट्रंप ने किया, शायद वैसा ही कुछ हालत ट्रंप का इस टैरिफ वॉर में हो गया। शुभमय साहब, आप कैसे देख रहे हैं इसको? बिल्कुल, लेकिन मेरा आशंका ये है कि ट्रंप हमेशा, और अगर इस टर्म में जो सही नॉर्मल दिशा है उससे हटकर चलने की कोशिश करते हैं। और जैसा आप अभी हम डिस्कस कर रहे थे, आप डिस्कस कर रहे थे कि उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी, मागा कॉन्स्टिट्यूएंसी को अगर प्रॉब्लम हो रही है ट्रंप ईरान वॉर से, तो वो टैरिफ वॉर से उसका भरपाई करने की कोशिश करेंगे। मिड टर्म इलेक्शंस अभी आने वाले हैं, इसमें उनको एक मेजर अचीवमेंट दिखाना पड़ेगा। अगर ईरान वॉर अगर मेजर अचीवमेंट हिसाब अगर नहीं दिखा पाए, तो डेफिनेटली टैरिफ वॉर को दिखाना चाहेंगे। और ये दिखाने के चक्कर में देश में अराजकता होगा। अमेरिका 60,000 पर कैपिटा इनकम है, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन इंडिया जैसे बहुत सारे देशों का जो एक स्टैंडर्ड बिजनेस रिलेशनशिप है, उस पर उनका इफेक्ट आता है। वैसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि भारत में अभी टैरिफ को हैंडल करने की इतनी क्षमता भारत ने दिखाई है कि इस साल सरप्राइजिंगली हमारे एक्सपोर्ट्स बहुत ही रोबस्ट रहे हैं। हमारे बाकी जितने सारे इफेक्ट्स थे, वो भी उनके ऊपर इफेक्ट नहीं आया है। इसलिए और इफेक्ट ये रहेगा कि इंडियन गुड्स टारगेटिंग द अमेरिकन मार्केट्स, उनकी सीमाएं और कम होंगी, वो दूसरे मार्केट की तरफ जरूर बढ़ेंगे। और ये कैसे होगा? दिस इज नॉट ए लॉन्ग टर्म प्रोसेस, ये शॉर्ट टर्म प्रोसेस में ये चेंज आ रहा है, आ गया है। बहुत सारे कंपनीज उसी तरह से देख रहे हैं कि हम दूसरे मार्केट्स की तरफ ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि वो स्टेबल है, वहां पे हमारे रेवेन्यू रियलाइजेशन सही रहेंगे। यूएस मार्केट की तरफ वो अटेंशन नहीं दे रहे थे, क्योंकि वो ओपन मार्केट था। उस ओपन मार्केट को ट्रंप ने मोटा मोटी पूरी तरह से क्लोज मार्केट कर दिए हैं। जी दरअसल यहाँ पे एक सवाल आपकी बात से उठा, शशांक सर, इसका जवाब आपसे चाहूँगा मैं, कि जिस तरीके से हम चूंकि ईरान वॉर से कंपेयर करने लगे, तो मेरे ध्यान में आया कि जिस तरीके से पूरे ईरान वॉर में ईरान ने काफ़ी मैच्योरिटी दिखाई, जल्दीबाजी नहीं की और आखिरकार एक बेहतर डील लेकर के आया। कुछ लोगों को हो सकता है इस लाइन पर आपत्ति हो, लेकिन मेरी समझ ये कहता है। तो आपको लगता है कि ऐसे ही हम लोगों को भी, भारत को भी बहुत जल्दीबाजी नहीं दिखानी चाहिए, मैच्योरिटी के साथ आना चाहिए, थोड़ा सा जितना संभव हो नेगोशिएशन करें, ताकि एक बेहतर डील भारत के पक्ष में मिले, क्योंकि अभी उनको ज्यादा जरूरत हमारे डील की है। मैं थोड़ा सहमत हूं, लेकिन साथ ही मैं जानता हूं कि भारत और ईरान अलग अलग देश हैं, अलग अलग तरह के उनके सोचने का रवैया है। तो हम लोग नहीं चाहते हैं कि इतना पेन हमारे कम्युनिटी को मिले, चाहे भारत में हो चाहे अमेरिका में काम कर रहे हो। तो हमको ध्यान में ये रखना है कि जो आजकल मागा बेस इस समय दबाव डाल रहा है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के बारे में, तो हमको ये नहीं मान गए, क्योंकि वो 2 जगह दबाव डाल रहा है। तो वो जो H1B वीजा होल्डर्स हैं या जो इंडियन लीगली वहां गए हुए हैं और काम कर रहे हैं, उनको बहुत ज्यादा रेसिज्म का इस समय फेस करना पड़ रहा है अलग अलग एरियाज में। और उनके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स बोल रहे हैं कि हम नहीं चाहते हैं कि अमेरिका जो हमने
बचपन में देखा था वो बदल गया है। तो अमेरिका तो बदलेगा, सब देश बदल रहे हैं, हम भी बदल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जो मागा बेस है उसको ये मानना होगा कि एग्रीकल्चरल कमोडिटीज की जगह अगर वो इजराइल के ऊपर दबाव डालें तो शायद इजराइल और ईरान में अगर संधि हो जाती है और वहां पर जो है वो हिजबुल्लाह जो इस तरीके से वो कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं इजराइल के ऊपर, वो कम हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि वो थोड़ा उनको ज्यादा उसमें एडवांटेज मिल सकता है। और दूसरा जो अभी बात उठी है कि हम लोगों का जो आईटी सेक्टर में और एआई सेक्टर में हमको आगे मिलके चलना होगा अमेरिका के साथ में, वरना चीन बहुत आगे बढ़ता जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि वो भी उनको मानना चाहिए कि भारत के जो लोग गए हुए हैं, चाहे H1B वाले हों चाहे और लोग रह रहे हों, वो रेसिज्म कम करना होगा, उनको अपने साथ में मिला के लेकर चलना होगा। और भारत को ये ध्यान में रखना होगा कि हमारे जो यूथ हैं, चाहे वो रूरल एरियाज में हो, उनको एग्रीकल्चर एरिया से उनको वो इम्पोर्टेंस है उनके लिए, और दूसरे जो लोग पढ़ लिख के चले जाते हैं बाहर, तो हम चाहते हैं कि वापस आए, लेकिन इस तरीके से नहीं कि वो उनको रेसिज्म के बेसिस पर आए। तो इसलिए मागा बेस को ट्रम्प साहब को संभालना होगा और देखना होगा किस तरीके से वो मिलजुल कर रह सकते हैं बाकी समाज के साथ में। अंजलि मैम, आपका भी? अब मैंने तो पहले भी कहा था कि हम लोगों को इस नेगोशिएशन को जितना हो सके इसको खींचना चाहिए, इसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इसको जितना हम लंबा खींचेंगे उतना हमारे इंटरेस्ट में होगा, क्योंकि हमें ये याद रखना चाहिए कि अगर हम एक्सपोर्टर हैं तो उधर भी इंपोर्टर है, जैसा आप कहते रहे हैं, और टैरिफ से उसका भी नुकसान होता है। उसको भी एक्सपोर्ट्स की जरूरत है, जो हम चीजें एक्सपोर्ट करते हैं, तो वहां भी एक प्रेशर बनेगा ओवर टाइम। तो ये टाइम हमें देना पड़ेगा अपने आप को। बहुत जल्दबाजी में ये डील करके हमारी इंटरनल कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी हमें कोई वाहवाही नहीं मिलेगी, क्योंकि इस डील को लेके ऑलरेडी काफी कुछ नेगेटिव बातें फैल चुकी हैं देश के अंदर। तो ऐसा नहीं है कि ये हमारे लिए भी एक बहुत ही इमरजेंट चीज है जिसको कि और इमिनेंट और जिसको हमें एकदम जल्दी से कर देना चाहिए। हमें इसमें टाइम लेना चाहिए। ट्रेड नेगोशिएशंस में वैसे भी टाइम लगता है, इसमें जितना टाइम हम ले सकें, ये एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए हमारी, और ये हमारे हित में होगा। ये दरअसल जितना समय ले सकते हैं वो हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, टाइम लेना चाहिए। एक छोटा सा रिएक्शन शुभ मैं सब आपसे चाहूँगा इसी पे कि हम टाइम लें, अगर लंबा खींचे बातचीत को तो एक्सट्रीम केस में हमें नुकसान क्या हो सकता है। और चूंकि अंजलि मैम ने कहा भी कि डील को लेके वैसे ही परसेप्शन बहुत अच्छा नहीं है, और ख़ास तौर से तब जब ईरान वॉर के दौरान 3 हमारे नाविकों की हत्या कर दी गई अमेरिकी नौसेना की तरफ से, उसके बाद से बहुत अच्छा मतलब लोगों में फीलिंग नहीं है। तो ऐसे समय आप डील कर लेंगे तो एक अच्छा मैसेज भी नहीं जाएगा। ये सोचना सही होगा कि नहीं? मैं नहीं मानूंगा। अगर फ्रेमवर्क डील की अगर बात है और जिस फ्रेमवर्क डील के तहत हमें कोई कमिटमेंट, बाइंडिंग कमिटमेंट्स नहीं आता है, तो हम वो डील कर लें तो ही अच्छा है, क्योंकि हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ फिर हम सोच सकते हैं और इससे हमें कोई ऐसे से नुकसान खास नहीं है। इसलिए फ्रेमवर्क डील इनफैक्ट इंडिया की तरफ बहुत बड़ी एक्विजिशन था कि इंडिया FTAs या ट्रेड डील्स नहीं करते हैं। सो विद द लार्जेस्ट मार्केट इस तरह का फिर से देयर विल बी लॉट ऑफ इश्यूज जो हमारे सामने आएंगे। इसलिए फ्रेमवर्क डील जिस तरीके से जिस पोजीशन में है, तो जिसमें टैरिफ के नंबर ज्यादा नहीं होंगे, उस बेसिस पे हम डील कर ले तो दैट्स फेयर, क्योंकि उससे हमें कुछ नुकसान नहीं पहुंचेगा। कुछ नुकसान नहीं होगा, डील कर ले तो ठीक है। अलग अलग राय है, लेकिन एक सवाल और है मेरे मन में कि डील अगर हम कर भी लेंगे तो जिस टैरिफ लाइन पे, जिस टैरिफ रेट पे हम डील करेंगे, सॉरी अंजलि मैम कुछ ऐड करना चाहते हैं? जी, मुझे बस एक बात कहनी है कि फ्रेमवर्क का मतलब ये नहीं है कि ये कमिटमेंट नहीं होगा। फ्रेमवर्क एक कमिटमेंट ही होगा, नहीं तो आप फ्रेमवर्क कर क्यों रहे हैं? फिर उसका फायदा क्या है? क्या ये वो खाली आप दिखाने के लिए कर रहे हैं? उसका कोई मायने नहीं होगा। इतने बेवकूफ तो है नहीं स्टेक होल्डर्स। दोनों तरफ के स्टेक होल्डर्स इसको समझेंगे कि फ्रेमवर्क इज नॉट फॉर द सेक ऑफ द फ्रेमवर्क।
ये किसी नतीजे पे पहुंचेगा। बेशक इसमें फेजिंग आउट हो, लेकिन ये जरूर किसी नतीजे पे पहुंचेगा। और खाली ये कह देना कि फ्रेमवर्क कर लीजिए और फ्रेमवर्क डील कर लीजिए और इससे कोई असर नहीं होगा, मेरे हिसाब से ये कहना ठीक नहीं होगा। हर फ्रेमवर्क एग्रीमेंट अल्टीमेटली एक डील की तरफ और एक कमिटमेंट की तरफ बढ़ता ही है और बढ़ा है हिस्टोरिकली। और हमको ये सारे टैरिफ्स जो हम इसमें एग्री करेंगे वो बाइंड करने पड़ेंगे, क्योंकि हम तो रूल बेस्ड सिस्टम में हैं। हम ट्रम्प साहब की तरह नहीं कह सकते कि हम लोग WTO से बाहर हैं और हम जो चाहें वो करेंगे। हमें ये सब टैरिफ्स बाइंड करने मेरा पड़ेंगे सवाल- और MFNize करने पड़ेंगे, क्योंकि ये आर्टिकल 24 FTA नहीं है। इसमें मेरा सवाल एक कदम और आगे का होगा कि अगर हम फ्रेमवर्क के तहत किसी टैरिफ पे सहमति कर भी लेते हैं, डील कर भी लेते हैं, डील करने पर सहमत भी हो जाते हैं, तो वो टैरिफ जो लाइन है या फिर टैरिफ की जो दरें हैं वो उसी पर कायम रहेगा अमेरिका, इसकी गारंटी क्या है? चूंकि हमने देखा सेक्शन 301 के तहत अभी टैरिफ लगाने का प्रस्ताव रखा, उससे पहले अलग सेक्शन के तहत लगाया, तो ये एक अनिश्चितता का माहौल ना बने रहा है। ये कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है इस फ्रेमवर्क में या फिर पहले ट्रांच के बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट में? इस पर चर्चा करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद लौट